बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सालेहा जुल्फ़िकार। वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सालेहा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो विक्टोरियन एज को हम डिस्कस करेंगे। इट्स वेरी लॉन्ग एज और वेरी इंटरेस्टिंग एज। इट्स माय फेवरेट एज एज़ वेल। बहुत लॉन्ग है, इस वजह से हम इसको ईजनेस के लिए कि कम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेशंस ना हो इसको समझते हुए, तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक अर्ली विक्टोरियन एज, एक लेटर विक्टोरियन एज। अर्ली के अंदर अर्ली पोइट्स को डिस्कस करूँगी सबसे पहले, उसके बाद नॉवलिस्ट्स को, उसके बाद प्रोज राइटर्स को वन बाय वन। सिमिलरली रिस्पेक्टिवली हम लेटर को भी इसी तरह से डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो हम करेंगे ना वो बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। कौन कौन से इवेंट्स हुए थे, कौन कौन सी लिटरेरी डेवलपमेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा रिनाउंड हुई थी उस टाइम पे, ये डिस्कस करेंगे ताकि हम इसको लिंक कर सकें इसके राइटर से अपकमिंग वीडियोज़ में। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया इस टाइम पे रूल करी थी, जिसकी वजह से इस एज को विक्टोरियन एज कहते हैं। एक बात ये कही जाती है, कुछ जगहों पे लिखा हुआ है 1832 से ये स्टार्ट होती है और 1900 तक, कुछ जगहों पे लिखा हुआ है 1837 में स्टार्ट हुई और 1900 तक। दोनों रीजंस के साथ मैं आपको बताऊंगी कि ये कंट्रोवर्सी क्यों है। ओके, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये नो मैटर कि 1832 में स्टार्ट हुई या फिर 1837 में स्टार्ट हुई, दोनों सूरतों में 19th सेंचुरी के सेकेंड क्वार्टर में ये स्टार्ट हो रही है। ठीक हो गया। आपको पता है एक क्वार्टर 25 होता है, सेकेंड क्वार्टर 25 से आगे होता है 50 तक। ओके, उसके बाद मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होने वाली है कि कैसे रोमांटिक एज ख़त्म होती है और ये शुरू होती है, ये वाली एज शुरू होती है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1820 से लेके 1832 तक के जो ईयर्स थे ना, उस टाइम पे ये कहा जाता है कि लिटरेचर बिल्कुल गुम हुआ हुआ था, लेकिन इतना फ्लोरिश ही नहीं किया था कि हम कोई स्पेसिफिक पीरियड का नाम दे सकें। ठीक है, एक ये चीज़ आपने याद रखनी है। दूसरी क्या हो गया, 18, आपको पता है रोमांटिक एज तो 1798 से स्टार्ट होती है ना, जब लिरिकल बैलेट पब्लिश हुई थी। दो लोगों ने पब्लिश की थी, एक वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। ठीक है, वर्ड्सवर्थ को तो फादर ऑफ रोमांटिसिज्म कहते हैं। ये तो 1798 में स्टार्ट होगी, लेकिन क्या हुआ, कहते हैं कि 1820 तक तो बड़ी वाह थी ना रोमांटिसिज्म की इंग्लैंड के अंदर, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 1820 के बाद वर्ड्सवर्थ जो था ना, उसने अपना लास्ट वर्क ऐसा पब्लिश कराया था जिसका नाम था वाइट डो ऑफ राइलस्टोन। 1815 के अंदर जब इसने पब्लिश कराया ना लास्ट, तो ये एक उसका अच्छा वर्क माना जाता है, उसका आखिरी अच्छा वर्क माना जाता है। कहते हैं कि वो 1850 तक जिया है, लेकिन उसके बाद उसने कोई ऐसा वर्क नहीं लिखा जिसके अंदर इतनी शिद्दत हो कि हम उसको कहें कि रोमांटिक है जब भी चल रही है। इसने तो 1815 में अपना अच्छा वर्क पब्लिश कर दिया था लास्ट। सिमिलरली कहते हैं कि एस टी कॉलरिज, जो कि लिरिकल बैलेट का दूसरा बड़ा राइटर था, वो भी कहते हैं कि 1817 के बाद उसने कुछ भी पब्लिश नहीं किया जो कि जिसको किसी ख़ास मेरिट तक बोला जाए कि हाँ जी ये अच्छा था। इसी तरह से कहते हैं कि 1820 तक स्कॉट लिखता तो रहा, लेकिन इसके बाद भी लिखता रहा इवन, लेकिन उसके वर्स के अंदर वो चार्म नहीं थी जो पहले थी। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपको पता है कि कीट्स 1820 के अंदर उसकी डेथ हो गई थी, शैले की 1822 में और बायरॉन की 1824 में। तो इनकी डेथ के बाद जब सारे लिखना बंद हो गए एक किस्म का, तो 1820 में ये कहा जाता है कि रोमांटिक एज ख़त्म हो गई। ठीक हो गया। अब क्या हो गया, लेकिन कहा जाता है कि अगर ये राइटर्स ज़िंदा रहते ना तो रोमांटिक एज अभी और भी आगे जानी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इनकी डेथ्स हो गई, आदू ने लिखना बंद कर दिया, जिसकी वजह से रोमांटिक एज ख़त्म हो गई। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये क्यों कहा जाता है कि 1832 से स्टार्ट होती है। अच्छा, कहते हैं कि 1832 में विक्टोरियन एज स्टार्ट होती है क्योंकि फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट आया था, यानी कुछ चेंज आया था सोसाइटी के अंदर। क्या कि वोटिंग राइट्स पहली बार लड़कियों को भी दिए गए थे, और पॉलिटिक्स में इतना बड़ा जब चेंज आया तो इस चेंज की बिना पे कहा गया कि हाँ विक्टोरियन एज स्टार्ट हुई, क्योंकि विक्टोरिया तो ख़ुद भी एक औरत थी ना, तो औरतों की राइट्स तब से शुरू हो गए थे 1832 से, तब से कहा जाता है कि विक्टोरियन एज स्टार्ट होती है। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। उसके बाद 1846 के अंदर कॉर्न लाज आए, जिसमें कॉर्न मतलब जो फसल थी ना, वो जो थी उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, यानी ये जो
छली जिसको हम कहते हैं उसकी फसल बहुत ज़्यादा हाई उसकी प्राइसेस हो गई थी, जिसकी वजह से दोबारा एक्ट आया था 1867 के अंदर। तो ये जब एक्ट्स आना शुरू हुए तो विक्टोरियन एज सोसाइटी के अंदर चेंज आना शुरू हुए तो विक्टोरियन एज को की शुरुआत मानी जाती है। ठीक हो गया। अब मैं क्या बता रही हूँ, अब मैं ये बता रही हूँ कि ये तो हो गया ना कि 1832 से स्टार्ट होती है। 1837 से क्यों कहते हैं कि स्टार्ट होती है? क्यों? क्योंकि 1837 के अंदर विक्टोरिया प्रॉपरली गद्दी पे बैठ चुकी थी, तब से इस एज को शुरुआत मानी जाती है अकॉर्डिंग टू सम पीपल। ऑन दी अदर साइड कुछ इंडिविजुअल्स तो ये कहते हैं 1832 से, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सही हो गया। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 1820 से 32 तक बैरन एज कहा जाता है, यानी इसके अंदर कुछ नहीं हुआ था। 1832 को एक और वजह से कहा जाता है कि रोमांटिक एज की शुरुआत हुई थी, क्योंकि टेनिसन ने अपना फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोम पब्लिश किया था। ठीक हो गया। टेनिसन कितना बड़ा पोएट है विक्टोरियन एज का, आगे चल के आपको पता चल जाएगा। और जिसने अपना पहला वर्क पब्लिश कर दिया 1832 में, इस वजह से भी कुछ लोग कहते हैं कि 1832 में स्टार्ट हुई। इसी तरह से कुछ तो कहते हैं कि अच्छा, इस तरह तो ठाकरे जो कि इतना बड़ा नॉवलिस्ट है जिसने वैनिटी फेयर लिखी हुई है, वो 1837 में उसने अपना करियर शुरू किया। तो कुछ लोग कहते हैं हाँ जी ये 1837 से स्टार्ट हो गई है। अब समझ आ रहा है कि क्यों कंट्रोवर्सी है इस चीज़ के दरमियान। आई होप सो कि समझ आ गई होगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फॉर द सेक ऑफ ईजनेस हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक अर्ली विक्टोरियन होती है और एक लेटर विक्टोरियन। ठीक हो गया। अब अर्ली विक्टोरियन एज के अंदर डेट्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्ली जो है 1832 से 70 तक जाती है और लेटर जो है 70 से 1900 तक जाती है। अब क्यों डिवाइड किया, इसमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं जो हम थोड़ा देखेंगे। ठीक है, लेकिन एक कनेक्शन भी है जिसकी वजह से इस टोटल को विक्टोरियन एज कहा जाता है ऑब्वियसली। लेकिन क्यों डिवाइड किया है, एक तो फॉर द सेक ऑफ ईजनेस ना, दूसरी क्या रीज़न्स है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अर्ली एज को फ्री ट्रेड एज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 1867 वाला रिफॉर्म एक्ट भी है ना, जिसके अंदर वो जब वो फसलों की कीमत बहुत बढ़ गई थी ना, तो उसका इख्तिजाज हुआ था और वो कम कर दी गई थी, तो इस वजह से इसको फ्री ट्रेड कहा जाता है। ठीक है। दूसरी रीज़न जो है, दूसरा जो मेन इसके अंदर इवेंट हुआ था वो मिडिल क्लास सुपरमेसी थी। मैंने आपको बताया वोट का हक हासिल हो चुका था, मिडिल क्लास ऊपर आ गई थी। पहले मिडिल क्लास को हक हासिल नहीं था वोट देने का, ओके, तो अब आ गया था। तो जिसकी वजह से ये दो मेन इवेंट हैं, इनको याद रखिएगा, जिसकी वजह से इसको अलग एज माना जाता है। दूसरी एज जो है दूसरी जो लेटर एज है अर्ली एज के भी मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो फेमस राइटर्स हैं वो टेनिसन है, ब्राउनिंग है, अर्नोल्ड है, कार्लाइल, रस्किन, डिक्कन और ठाकरे। लेकिन कुछ डिफरेंसेस की बिना पर हम कहते हैं कि अच्छा जो लेटर है उसके अंदर क्या हुआ था। लेटर के अंदर कहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट जो पोइट्स थे ना, वो रोज़िटी थी, स्विनबर्न था, मॉरिस, जॉर्ज इलियट, मेरिडिथ, हार्डी, न्यूमैन, पैटर, ये सारे थे। ठीक हो गया। अब जो कहते हैं कि इनकी जिनका जो पोइट्री का ग्रुप था, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी जिसको प्री रेफिलाइट मूवमेंट कहा जाता है। उसके बाद एस्थेटिक मूवमेंट इसके अंदर स्टार्ट हुई थी। समझ आ रही है? ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुई ना, ये लेटर एज के अंदर स्टार्ट हो गई थी। जॉर्ज इलियट का बहुत बड़ा नाम है, ये मॉडर्न साइकोलॉजिकल नावल की पॉयनियर कंसीडर की जाती है, यानी पहला लड़का था, क्योंकि जॉर्ज इलियट ऐसा लगता है कोई बल्कि ये लड़की ही है, मैरी एन एवन इनका रियल नेम है। और जॉर्ज इलियट ये अपना पेन नेम यूज़ करती थी लिखते हुए। ठीक हो गया। वो टी.एस. इलियट, आई एम सो सॉरी, जो कि लड़का था। तो ये मॉडर्न साइकोलॉजिकल नावल की पॉयनियर कंसीडर की जाती हैं, यानी पहली खातून कंसीडर की जाती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद मेरिडिथ आया था, उसके बाद हार्डी आया था। न्यूमैन का भी बहुत बड़ा नाम है प्रोज़ के अंदर, कि जिन्होंने कैथोलिसिज्म को दोबारा लाने की कोशिश की थी। ठीक हो गया। अब ये और लेटर विक्टोरियन एज इस वजह से भी फेमस है क्योंकि इसके अंदर आर्ट फॉर आर्ट सेक भी दोबारा से रिवाइज़ हुआ था उसका। ठीक हो गया, जिसको एस्थेटिक मूवमेंट कहा जाता है। समझ आ गई। उसके बाद कुछ कहा जाता है कि कुछ डिफरेंसेस हैं रोमांटिक और विक्टोरियन एज के अंदर। वो क्या हैं वो मैं आपको बता दूं कि अगर हम ओवरऑल अभी तो डिफरेंसेस नहीं डिस्कस करने, अभी मैं आपको बता दूं कि जो अर्ली और लेटर विक्टोरियन एज है ना, दो ये एक ही एज है, लेकिन हम इसके डिफरेंसेस डिस्कस कर चुके हैं। एक एज कैसे है
एक एज हम इसलिए कहेंगे कि सारे के सारे राइटर्स, नो मैटर कि वो अर्ली से हों लेटर से हों, सब जो हैं उनको कहा जाता है चिल्ड्रन ऑफ न्यू एज ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्यों? क्योंकि इसके अंदर पहली बार वोटिंग राइट्स मिले थे ना, मिडिल क्लास को भी, लड़कियों को भी। ठीक हो गया। उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आई थी, मटीरियल एक्सपेंशन हुआ था, जिसकी वजह से इस एज को एज ऑफ डाउट एंड एज ऑफ पेसिमिज्म भी कहा जाता है।